हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आतंकवाद। ठीक है, हम आतंकवाद को कैसे पढ़ने वाले हैं पहले ये देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे आतंकवाद की परिभाषा क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे से आतंकवाद के कारण क्या होते हैं, आतंकवाद के प्रकार कितने हैं। ठीक है, या फिर हम आतंकवाद को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, या भारत के द्वारा कितने क्या उपाय किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है, देखिए, आतंकवाद की परिभाषा को सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, से आतंकवाद की परिभाषा क्या है, तो यूएनए जो है उसने क्या किया है, आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया है। क्या है, जो यूएनए है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके द्वारा आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, आतंकवाद को निम्न संदर्भों में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आतंकवाद कैसे कार्य करता है, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो उसी को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद को परिभाषित करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, किन्हीं राजनीतिक उद्देश्य के लिए व्यवस्थित रूप में हिंसा का प्रयोग करके निर्दोष नागरिकों की हत्या कर उसका प्रचार प्रसार करना आतंकवाद कहलाता है। यानी कि संगठित रूप में, ठीक है, किसी की हत्या करना और फिर उसका प्रचार प्रसार करना क्या कहलाता है, आतंकवाद कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, जैसे कि आतंकवाद जो होता है किसी संगठन द्वारा आम नागरिकों की हत्या करता है या विमान का अपहरण करता है या सामूहिक क्या करता है, नरसंहार किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, आम जो लोग होते हैं उसमें मनोवैज्ञानिक भय को उत्पन्न करना। ठीक है, यानी कि आतंकवाद क्या करता है, संगठन के द्वारा, आतंकवाद क्या करता है, संगठन के द्वारा, ठीक है, जो आम नागरिक है उसमें मनोवैज्ञानिक भय को उत्पन्न करता है और अपने जो उनके कार्य होते हैं या जो उनका मकसद होता है उसको क्या करते हैं, साकार करते हैं। ठीक है, अब देखिए आतंकवाद और स्वतंत्रता में अंतर। ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसे आतंकवाद और स्वतंत्रता में अंतर, क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। ऐसे स्वतंत्रता और आतंकवाद जो है क्या एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे संगठन हैं, ठीक है, वो स्वतंत्रता के नाम पे क्या करते हैं, आतंक को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आतंक को फैलाते हैं। इसलिए हमें जानना, हमारे लिए जानना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, से आतंक क्या है और स्वतंत्रता क्या होती है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी क्या होती हैं। ठीक है, अब देखो, आतंकवादी गतिविधियां का संचालन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम पे भी किया जाता है। क्यों हम इसमें अंतर इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आतंकवादी गतिविधियां होती है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम पे भी संचालित की जाती है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा इनका प्रयोग समाज में समानता स्थापित करने के लिए, अन्य जो लोग हैं वो धार्मिक कारणों से भी आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं। ठीक है, यानी कि समानता स्थापित करना, ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए और धार्मिक नाम पे भी आतंकवाद का सहारा लेते हैं। इसलिए हमें जानना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, इसे आतंकवाद और स्वतंत्रता में अंतर कैसे है। ठीक है, अब देखें, आतंकवादियों को हिंसा के द्वारा परिभाषित किया जाता है, जबकि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका जो साध्य होता है वो स्वतंत्रता से परिभाषित होता है। ठीक है, यानी कि जो आतंकवादी है उनका जो साधन है या साध्य है, दोनों जो है वो हिंसा ही है, जबकि जो स्वतंत्रता सेनानी है उसका जो मूल मकसद होता है वो स्वतंत्रता होता है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी जो है, ठीक है, नैतिकता और वैधानिकता दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साथ में नैतिकता और वैधानिक संघर्ष दोनों का सहारा लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता के लिए, जबकि जो आतंकवादी संगठन होता है, ठीक है, वो सदैव हिंसा का प्रयोग करता है, ठीक है, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब देखिए आतंकवाद के कारण, अब हम क्या देखेंगे, से आतंकवाद के कारण क्या है, किस कारण से आतंकवाद पनपता है। ठीक है, जैसे कि आर्थिक कारण होता है, सांस्कृतिक कारण और धार्मिक कारण। ठीक है, इसको एक एक करके हम देखेंगे। देखिए आर्थिक कारण क्या होता है, अब देखिए आर्थिक कारण। ठीक है, शीतयुद्धोत्तर विश्व में पाश्चात्य देशों ने भूमंडलीकरण के नाम पर, ठीक है, विश्व में नव साम्राज्यवाद की स्थापना की।
ठीक है, जो मतलब शीत युद्ध के बाद क्या किया गया, जो पश्चिमी देश थे उन्होंने भूमंडलीकरण के नाम पे क्या नव साम्राज्यवाद की स्थापना की। इससे क्या हुआ से जो विकसित देश है, ठीक है, या यूरोपियन देश है, उनका क्या था, तकनीकी, पूंजी और वैश्विक संस्थाओं पे नियंत्रण था, क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर होने के कारण जो संस्थाएं थी, जो पूंजी थी या तकनीक थी, उस पर किसका नियंत्रण हो गया, इन देशों का हो गया। ठीक है, यानी कि क्या बता रहे हैं, विश्व के संसाधन का वितरण जो है अभी भी असमान दिखाई देता है, यानी कि सामाजिक विषमता जो है बढ़ी और सामूहिक हिंसात्मक गतिविधियों में सम्मिलित हो गई। व्यक्ति जो है, व्यक्ति या समूह जो हुए हिंसात्मक गतिविधियों में सम्मिलित हो गए। ठीक है, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं पहले जो था, ठीक है, पहले विकसित देशों के द्वारा, ठीक है, क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद को बढ़ाया गया। ठीक है, विकसित देशों के द्वारा, ठीक है, जो एशियाई देश है, अफ्रीकी देश है, उसको गुलाम बनाया गया। ठीक है, जब उसके बाद शीत युद्ध के बाद क्या देखा गया, इन्होंने नव साम्राज्यवाद की नींव रखी। ठीक है, इनके द्वारा क्या रखा गया, नव साम्राज्यवाद की, जिसमें क्या होता था, गुलाम जो था, वो जो राष्ट्र होते थे वो प्रत्यक्ष रूप से गुलाम ना हो के, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम हो जाते थे इन देशों का। ठीक है, यानी कि पश्चिमी देशों का। तो इस और क्या हुआ, क्योंकि इन जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती, चाहे वो पूंजी हो, चाहे तकनीक हो या वैश्विक संस्था हो, इस पर किसका नियंत्रण हो गया था, पश्चिमी देशों का नियंत्रण था। ठीक है, और फिर देखा गया जो संसाधन का जो वितरण है, ठीक है, उसमें असमानताएं देखी जाती है, जिस कारण क्या होता है, सामाजिक विषमता और बढ़ती है, या जिस कारण क्या करते हैं, व्यक्ति और समूह जो होते हैं हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। जैसे कि कोविड काल में भी क्या देखा गया, से गरीबी और अमीरी में, ठीक है, विभाजन स्पष्ट दिखाई दिया। गरीब जो थे और गरीब हुए, अमीर जो थे और ज़्यादा अमीर होते चले गए। ठीक है, तो यही इससे क्या होता है, से जब मतलब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो कुछ जो समूह होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं, वो हिंसात्मक गतिविधियां का सहारा लेना उचित समझते हैं। ठीक है, देखिए, वर्तमान विश्व में जीवन स्तर में वृद्धि और शिक्षा स्तर में वृद्धि के साथ रोजगार में वृद्धि नहीं देखी जा रही है। ठीक है, यानी कि आज क्या देखा जा रहा है, लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हो रही है, शिक्षा में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जिस कारण क्या है, आतंकवादी गतिविधियां में सम्मिलित पहले जो गरीब लोग हुआ करते थे या गरीब देश हुआ करते थे, आज देखा जा रहा है से ज़्यादातर शिक्षित लोग आतंकवादी गतिविधियां में सम्मिलित हैं। जैसे कि देखो 2005 में लंदन में, ठीक है, बम विस्फोट जो हुआ था, उसमें अत्यधिक शिक्षित लोग जो थे वो शामिल पाए गए। ठीक है, अब देखिए, इसलिए आज के आतंकवादी केवल फिलिस्तीन से भागे लोग नहीं हैं, यानी कि क्या बता रहे हैं, से आज के जो आतंकवादी है, ठीक है, वो केवल फिलिस्तीन से भागे हुए लोग नहीं है, ना ही केवल अफगानी हैं। ठीक है, समकालीन युग में अत्यधिक बेहतर और शैक्षिक, ठीक है, या शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लोग जो है इस घटना से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, सांस्कृतिक कारण। ठीक है, आतंकवाद के पनपने या आतंकवाद के कारण में एक कारण क्या है, सांस्कृतिक कारण। क्या, भूमंडलीकरण के युग में विश्व में, ठीक है, पश्चिमी दुनिया के उत्पाद और संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण के कारण क्या हुआ, जो पश्चिमी देश थे, ठीक है, उनका अन्य चीज़ों पे नियंत्रण हो गया। इस कारण क्या, वो अपनी संस्कृति का, अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार बेहतर ढंग से कर पाए। ठीक है, इससे क्या हुआ, से जो इनका तो प्रभाव बढ़ा, लेकिन जो अन्य समुदाय थे, अन्य जो देश थे, वो कहीं ना कहीं अपने उनको ना अपने मूल्यों की रक्षा के लिए सशस्त्र संघर्ष का सहारा लेने लग गए। ठीक है, यानी कि जो कुछ समुदाय थे उनको भय होने लग गया से ये जो पश्चिमी देश है, ठीक है, उनका प्रभाव बढ़ रहा है, अब कहीं ना कहीं हमारा जो समुदाय है वो पिछड़ रहा है। उनको ना भय उत्पन्न होने लग गया, जिस कारण उन्होंने क्या किया, अपने मूल्यों की रक्षा के लिए किसका सहारा लेने लगे, सशस्त्र संघर्ष का। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी देश में पंथ निरपेक्ष भौतिकवादी संस्कृति के बजाय वे पृथक सांस्कृतिक पहचान कायम रखना चाहते थे। वो चाहते थे ऐसा न हो से उनकी जो संस्कृति है वो हम पे थोप दी जाए या उनको हम अपना के अपनी संस्कृति को भूल जाए। ठीक है, इस कारण हम क्या करें, से वो हम क्या करें, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, सहारा लेंगे संघर्ष का या आतंक का। ठीक है, हाँ, देखो, वर्तमान युग में विश्व के अनेक भागों में धार्मिक और निर्जातीय संघर्ष विद्यमान है। इसे सभ्यता के संघर्ष के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि आने वाले विश्व में
राष्ट्र राज्य के मध्य संघर्ष नहीं बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के मध्य संघर्ष होगा। इसे मूलतः इस्लामी और ईसाइयत के मध्य देखा गया। ठीक है, आप क्या बता रहे हैं, जो आने वाले समय में जो संघर्ष होगा, ठीक है, वो क्या होगा, राष्ट्र के बीच में संघर्ष नहीं होगा बल्कि सभ्यताओं के बीच में संघर्ष होगा कि किसकी सभ्यता ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, किसकी सभ्यता आगे जाके राज करेगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है से सभ्यताओं का जो संघर्ष होगा वो मूलतः किन किन दो देश मतलब किन के बीच में होगा, वो होगा ईसाई और इस्लामिक। ठीक है, क्योंकि ये विश्व लेवल पे अगर देखें तो ये दो जो संस्कृति नहीं बड़े लेवल पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए धार्मिक कारण। ठीक है, अब क्या हम देखेंगे धार्मिक कारण। इसमें क्या बता रहे हैं, धार्मिक कारण में 11 सितंबर 2001 के बाद आतंकवाद को नव आतंकवाद या उत्तर आधुनिक आतंकवाद की संज्ञा दी गई। ठीक है, क्या हुआ था, 11 सितंबर 2001 को 9/11 की घटना हुई। ठीक है, इसके बाद ना पहले जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, भारत ने वैश्विक समुदायों के समक्ष हमेशा से, ठीक है, आतंकवाद को लेकर चेतावनी देता आया है। ठीक है, से आतंकवाद जो है वो केवल भारत के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए खतरा है। ठीक है, लेकिन अमेरिका जैसे जो देश थे, या कहे तो अमेरिका इस आतंकवाद को नहीं मानता था। उनका मानना था आतंकवाद जैसी मतलब चीज़ें नहीं होती है। लेकिन जब 9/11 की घटना घटित हुई उसके बाद अमेरिका ने भी आतंकवाद को स्वीकारा। ठीक है, से आतंकवाद जैसी घटनाएं जो होती है वो होती है, आतंकवाद जो है वो विश्व में है। ठीक है, अब देखिए इसे इस्लामिक आतंकवाद भी कहा जाता है, यानी कि जो 9/11 के बाद क्या हुआ से जो आतंकवाद बढ़ा उसको मतलब इस्लामिक आतंकवाद भी कहा गया, क्योंकि मूलतः इस्लामों को विश्व की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इनके अनुसार मुसलमान का विश्व में शोषण हो रहा है और पश्चिमी विश्व का आध्यात्मिक पतन भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं इसे इस्लामिक आतंकवाद क्यों कहा गया, क्योंकि ज़्यादातर जो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित पाए गए वो इस्लामिक धर्म से संबंधित थे, जिस कारण इसे इस्लामिक आतंकवाद भी कहा गया। ठीक है, अब क्या बता रहे, जो ओसामा बिन लादेन थे उनके अनुसार जो लोग कुरान में विश्वास नहीं रखते, कुरान की व्याख्या को स्वीकारते नहीं है, वे इस्लाम संस्कृति के पतन के उत्तरदायी है। ठीक है, ये चीज़ें जो थी लोगों के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं मतलब जाके बैठ गई। इस कारण क्या था, लोगों ने, ठीक है, अपने धर्म को बचाने के लिए भी हिंसा का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जो कि आगे चल के मतलब आतंकवाद का रूप लिया। ठीक है, यहाँ लेकिन अगर देखें तो आतंकवाद जो है उसको हम किसी धर्म विशेष से जोड़कर देख नहीं सकते, ये तार्किक कहीं से भी नहीं होगा से हम आतंकवादी को हम किसी धर्म से जोड़ते से ये ईसाई है, ठीक है, या फिर ये मुस्लिम है तो ये आतंकवादी ही होंगे। ठीक है, ऐसे आतंकवादी जो मुसलमान है वो समूचे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, यानी कि एक आत लोगों के कारण हम पूरे समुदाय को, ठीक है, आतंकवादी घोषित कर दे, ये कहीं से भी उचित या तार्किक नहीं है, क्योंकि ये एक दो जो मुसलमान है वो पूरे मुसलमान समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए हम इसे मुसलमान आतंकवाद कहना उचित नहीं है। ठीक है, यानी कि वस्तुतः आतंकवाद का कोई एक धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों के विरोधी और सबसे बढ़कर मानवीय मूल्यों के विरोधी होते हैं। क्या है आतंकवाद, मतलब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये सभी धर्म का विरोधी होते हैं। क्योंकि जब आतंकवादी गतिविधियां होती है तो केवल उसमें हिंदू नहीं मरता, केवल ईसाई नहीं मरते, केवल सिख नहीं मरते, उसमें मुसलमान भी मरते हैं, यानी कि वो मतलब क्या है, ये धर्म विरोधी होते हैं। ठीक है, ये इनका कोई धर्म नहीं होता, और सबसे बढ़कर क्या, ये मानवीय मूल्यों के भी विरोधी होते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म में निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना औचित्यपूर्वक नहीं है। ठीक है, यह उल्लेखनीय है कि आतंकवादियों का संबंध लगभग सभी धर्म से जोड़ा गया, यानी कि आतंकवाद जैसी जो चीज़ें होती है वो हर एक धर्म में पाई जा सकती है। जैसे कि क्या बता रहे हैं, कांच काहेने, ठीक है, ये एक आतंकवादी संगठन है जो कि यहूदियों से संबंधित है। लिट्टे जो है ये श्रीलंका के तमिलों से संबंधित है। ठीक है, फिर जो है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ये कैथोलिक धर्म से संबंधित है। तो कहाँ से हम कह सकते हैं जो आतंकवादी जो लोग होते हैं वो केवल मुस्लिम लोग ही होते हैं। ठीक है, इसलिए इस्लामिक आतंकवाद कहना कहीं से भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब देखिए
आतंकवाद के प्रकार। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, हमने आतंकवाद के जो कारण होते हैं उसको देख लिया है, अब हम देखेंगे आतंकवाद के प्रकार को। ठीक है, आतंकवाद के प्रकार में क्या क्या है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद, नार्को आतंकवाद और राज्य आतंकवाद। ठीक है, इसको एक एक करके देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, अब देखें राज्य प्रायोजित आतंकवाद। ठीक है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अभी भी राज्य को केंद्रित महत्व दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो राज्य होता है उसका केंद्रीय महत्व होता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य अपनी विदेश नीति और विदेश नीति के माध्यम से राष्ट्रीय हित को पूरा करना चाहता है, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहता है। ठीक है, यानी कि राज्य का मूल दायित्व क्या है, वो अपने राष्ट्रीय हित और अपने सुरक्षा को कायम रखे। ठीक है, अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय है उनके अनुसार विश्व के अनेक राज्य जो है वो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने विदेश नीति के उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। ठीक है, अपनी विदेश नीति को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, आतंक का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बेहतर रूप से समझ सकते हैं ऐसे जो पाकिस्तान है, ठीक है, वो अपनी विदेश नीति को पूर्ण करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि राज्य के माध्यम से सीधे संघर्ष करना कठिन है, पाकिस्तान सीधे भारत से भिड़ नहीं सकता, इसलिए वो परोक्ष रूप से या कहे तो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, आतंकवाद का सहारा लेके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, अमेरिका के अनुसार उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया, लीबिया, सूडान, क्यूबा जैसे जो राष्ट्र है वो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं। ठीक है, भारत के अनुसार पाकिस्तान जो है आतंकवाद को प्रायोजित करता है। ठीक है, फिर है जबकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में अमेरिका के साथ है, यानी कि भारत जो है पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य कह रहा है, वहीं पे जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद को रोकने पे कार्य कर रहा है, ऐसा है। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवाद प्रायोजित किया गया है। ठीक है, जैसे कि आतंकवादियों ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकेतकों पे हमला किया। उदाहरण के लिए इन्होंने भारतीय संसद और कश्मीरी विधानसभा को निशाना बनाया। ठीक है, देखो भारत जो है कई दशकों से सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंक का सहारा लेता है। ठीक है, या आतंकवाद का सहारा लेता है, जैसे कि क्या करता है, पाकिस्तान के द्वारा भारत की संसद पे हमला किया जाता है। ठीक है, कश्मीर की विधानसभा को निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तानियों ने धार्मिक स्थलों पे हमला किए। ठीक है, फिर उसके बाद महिला और बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया, और फिर है आत्मघाती दस्त या मानव बमों का प्रयोग करता है, जैसे कि अगर इसका उदाहरण स्पष्ट है, जैसे कि पुलवामा अटैक। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवाद प्रायोजित किया जाता है। आतंकवादियों ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकेतकों पे हमले किए। ठीक है, यही सारे कारण, जैसे संसद और विधानसभा पे, आतंकवादियों ने धार्मिक स्थलों पे, ठीक है, महिला और बच्चों को जानबूझ के निशाना बनाया। ठीक है, आत्मघाती दस्ते या मानव बमों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखो क्या है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद के कई सारे रूप होते हैं, जिसमें से हम दूसरा रूप क्या देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है, ये क्या होता है, जो आतंकवाद एक से अधिक देशों में संचालित हो, ठीक है, जिससे अनेक देशों के नागरिकों की हत्या हो, वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहलाता है। यानी कि आतंकवादी जो संगठन है वो किसी एक देश में ना हो के, ठीक है, उसका ठिकाना जो है वो अन्य कई देशों से हो। ठीक है, उसका जुड़ाव कई देशों से हो और उसके द्वारा कई देशों के नागरिकों की हत्या कर दी जाए। ठीक है, निशाना बनाया जाए नागरिकों का, वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 11 सितंबर 2001 की घटना, 26 नवंबर 2008 की घटना। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के। देखो 2001 के बाद आतंकवाद का अत्यधिक संगठित रूप उभरकर सामने आया। यह मूलतः अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक बन गया। ठीक है, 2001 के बाद क्या हुआ, जो आतंकवाद था, ठीक है, उसका संगठित रूप सामने आया। ठीक है, और ये इसको क्या कहा जाने लगा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी। ठीक है, जिससे राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। अलकायदा जैसे गैर राष्ट्रीयकर्ता अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुख्य स्रोत है। ठीक है,
सीमा पार आतंकवाद, ठीक है, क्या है, सीमा पार आतंकवाद। भारत के अनुसार भारत जो है पिछले कई दशकों से सीमा पर आतंकवाद से प्रभावित है, ठीक है। पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 26 नवंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तानियों के सम्मिलित होने का सीधा प्रमाण मिलता है, ठीक है। यानी कि क्या बता रहे, भारत जो है सीमा पार आतंकवाद से कई दशकों से पीड़ित है। उसके उदाहरण क्या है, से जैसे कि मुंबई हमला जो हुआ था उसका जुड़ाव सीधे पाकिस्तान से पाया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो पठानकोट आतंकी हमला हुआ उसमें भी क्या था, ISI का मतलब संबंध था, उसका संबंध किससे था, ISI का, ठीक है। फिर उसके बाद इससे पहले भी वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद जैसे मोहम्मद के कुख्यात आतंकवादी अजहर मसूद को भारत ने छोड़ा। यानी कि क्या हुआ था, इनके द्वारा हमारे विमान को क्या कर लिया गया, विमान का अपहरण कर लिया गया और इसके बदले मतलब इसको छोड़ने के बदले में आतंकवादियों ने मांग रखी से आप अजहर मसूद को छोड़े तो जाके हम आपके विमान को छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए नार्को आतंकवाद, ठीक है। नार्को आतंकवाद क्या होता है, वर्तमान विश्व में सर्वाधिक प्रभावी आतंकवादी चीज़ है, ठीक है। आज आतंकवाद का अभिप्राय नार्को आतंकवाद से ही है। आतंकवाद का यह स्वरूप जो है नशीली दवाओं के व्यापार और हिंसात्मक गतिविधियों के परस्पर जुड़ने से, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो नशीली दवाएं होती है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं, इसका अवैध व्यापार होता है। इस अवैध व्यापार से क्या होता है, जो आतंकवादी है उसको वित्तीय सहायता मिलती है और इस वित्तीय सहायता से वो क्या करते हैं, हथियार को खरीदते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अतिरिक्त दवा का व्यापार अवैध घुसपैठ के लिए भी किया जाता है, ठीक है। बच्चों के दुर्व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। व्यापार का मूल क्षेत्र अगर देखें, जो ये नशीली दवाओं का जो व्यापार होता है उसका केंद्र कहाँ पे, तो वह स्वर्णिम अर्धचंद्र है। यानी कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, ये शामिल है। ये अफीम और हीरोइन यूरोप में भेजते हैं। यानी कि यहाँ से क्या होता है, यूरोप में अफीम और हीरोइन का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी और नशीली दवाओं का जो मूल केंद्र अगर देखें तो वो है स्वर्णिम त्रिभुज, ठीक है, जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में सम्मिलित है और यहाँ से अफीम का व्यापार होता है, ठीक है। अब देखिए राज्य आतंकवाद, राज्य के द्वारा विशेष भौगोलिक क्षेत्र में हिंसा या शक्ति के प्रयोग करने का एकाधिकार, ठीक है। यानी कि जो राज्य होता है, ठीक है, उसको एक भौगोलिक क्षेत्र में हिंसा और क्या कहलाता है, शक्ति, ठीक है, उसका प्रयोग करने का एकाधिकार दिया जाता है, ठीक है। यानी कि राज्य क्या करता है, अपने पावर का यूज़ करता है एक क्षेत्र में, ठीक है। तो उसी को जो मानवाधिकार करता है, ठीक है, वो कहते हैं से राज्य के द्वारा अपने विरुद्ध उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए ये क्या करते हैं, राज्य आतंकवाद का सहारा लेते हैं, ठीक है। कुछ विचारकों के अनुसार राज्य आतंकवाद शब्द तकनीकी रूप से सही नहीं है क्योंकि राज्य अपनी सुरक्षा के लिए वैधानिक शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। अब देखिए आतंकवाद के समाधान हेतु उपाय। अब हम देखेंगे से आतंकवाद को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आतंकवाद को वित्तीय जो स्रोत होते हैं उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। से आतंकवाद को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं उस स्रोत का पता लगाए, ठीक है, और उसको समाप्त करें, ठीक है। फिर है नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आतंकवाद के प्रशिक्षण अड्डों को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाल ही में भारत के द्वारा पाकिस्तान के कई जहाँ पे पाकिस्तान के जो आतंकी कैंप थे उसको क्या किया गया, उसको समाप्त किया गया। फिर राज्य के द्वारा सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा दें, यानी कि राज्य जो है यानी कि कई मतलब जैसे कि आपस में राष्ट्र मिलकर सूचनाओं का आदान प्रदान करें, ठीक है, से ताकि हम आतंकवादी गतिविधियों को रोक सकें। अब ये देखिए से जो भारत के द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। जैसे कि भारत जो है क्या करता है, आतंकवाद के बारे में भारत का कहना है से हम जीरो टॉलरेंस को अपनाएंगे। क्या है, जीरो टॉलरेंस को अपनाएंगे, यानी कि हम आतंकवाद को बिल्कुल भी अपनाने वाले नहीं है, आतंकवादी घटना को हम बिल्कुल भी अपनाएंगे नहीं, ठीक है। और ये भारत क्या है, जहाँ पे भी या विश्व लेवल पे कभी भी जाता है तो जो आतंकवादी मुद्दा है उसको हमेशा से उठाता रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार जो यूएनए है उसके द्वारा भी प्रस्ताव संख्या पारित की गई आतंकवाद के विरुद्ध, ठीक है।
हाँ, तो आज की हमारी जो क्लास है यहाँ पे खत्म